Good morning, everyone. I hope everybody is safe and sound. In today's class, we are going to learn about balanced diet. In the previous classes, we have discussed food and its importance. So, let's get started. First of all, the meaning of balanced diet. बैलेंस डाइट आखिर होता क्या है? जैसे कि दोनों शब्दों में है बैलेंस और डाइट। बैलेंस मतलब संतुलन और डाइट मतलब आपका आहार। तो जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि बॉडी रिक्वायरमेंट और फूड इनटेक दोनों ही आपस में एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली जो बैलेंस डाइट होता है उसका अर्थ भी यही है। Balanced diet is one which contains different types of foodstuffs in such quantities and proportion that the need for calories, vitamins and minerals is adequately met and a small provision is made to withstand short duration of illness. कहने का अर्थ ये है कि हमारे बॉडी के जितने भी कार्य हैं वो सारे हम कर पाएँ प्लस थोड़ा फूड हमारे लिए यानी जो इमरजेंसीज हैं यानी जैसे हम बीमार पड़ गए या हमें कोई चोट लग जाती है या हमें किसी बीमारी से बचने के लिए उसके बचाव के लिए थोड़े से उस टाइम के रिजर्व्स भी हमारे पास होने चाहिए। तो जो हमारा खाना है वो ऐसा हो कि उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में हमारे लिए ऊर्जा हो, हमारे लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स हो, ताकि हम किसी भी चीज़ से किसी बीमारी से हम लड़ सकें। उसके साथ ही हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई भी रुकावट ना आए। तो सारे पोषक तत्व जो हैं वो हमारी डाइट में शामिल होंगे। चलिए अब देखते हैं फैक्टर्स हैं जो कि हमारी बैलेंस डाइट को पे असर डालते हैं। तो उसमें सबसे पहले है द नॉलेज ऑफ डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो पोषक तत्वों की हमारी ज़रूरत है वो कितनी है, इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि जो हम फूड सेलेक्ट करते हैं अपनी डेली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए वो हमारे लिए एप्रोप्रिएट होने चाहिए। किस तरीके से हम अपने मील्स को प्लान करें, कैसे हम अपने मील्स तैयार करें और कैसे हमें उन मील्स को सर्व करना चाहिए, ये सभी हमारी बैलेंस डाइट को पे असर डालते हैं। सबसे पहले द नॉलेज ऑफ डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का अर्थ है प्रतिदिन हमें कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत है, जिसमें से हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल ये सारे ही पोषक तत्व आते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी एज ग्रुप के हैं, हम किस तरीके का फिजिकल वर्क करते हैं और हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस क्या हैं। इन सब को आसान बनाने के लिए हमने ICMR वालों ने एक टेबल रिकमेंडेड अलाउंसेस की निकाली है, जिसमें आपको ये पता चल सकता है कि आप कौन से एज ग्रुप के हैं, आप कौन से जेंडर के हैं और आप किस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है। उसके हिसाब से आपको कितनी मात्रा में कौन सा पोषक तत्व खाना चाहिए। कुछ लॉसेस जो हैं न्यूट्रिशनल हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके होते हैं जब हम उन्हें पकाते हैं, जब हम उन्हें धोते हैं या हम उन्हें स्टोर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने नींबू पानी पीना है, तो अगर हम नींबू को निचोड़ कर फ्रिज में रख लेते हैं उस टाइम पर जो विटामिन सी है उसका काफ़ी लॉस होता है। तो जो अगर हम डायरेक्ट उसे पिएंगे यानी डायरेक्ट जैसे ही निचोड़ा वैसे ही हमने पी लिया तो जो न्यूट्रिएंट लॉस है वो काफ़ी कम होगा। उसी तरीके से अगर हम खाने के आइटम्स को पहले छीलते हैं और धोते हैं वो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी अलग होगी अगर हम उन्हें छील के काटें और फिर दोबारा धोएं। तो जो न्यूट्रिशनल लॉस है वो अगर हम काट के धोते हैं उसमें ज़्यादा होता है। उसी तरीके से अगर हम खाने को बहुत ज़्यादा ओवर कुक करते हैं यानी अगर 2 सीटी में आपकी दाल गलती है तो उसको अगर हम कई सीटियां लगाकर दाल को पकाएंगे यानी कुकिंग टाइम जो है उसका ज़्यादा हो जाएगा। उस टाइम पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर आप टेबल देख सकते हैं, इसमें ये जो ICMR की टेबल है ये एडल्ट मैन और एडल्ट वुमेन की दी हुई है। इसमें हम देखते हैं कि एक तरफ तो जेंडर के हिसाब से ग्रुप किया गया है
और दूसरा इसमें सेडेंट्री वर्कर, मॉडरेट वर्कर और हैवी वर्कर की कैटेगरीज बनाई गई हैं। इसमें जो एक जनरल यानी एक एवरेज हमने सोचा है कि एक एवरेज मैन जिसकी वेट जो है वो 60 किलो के करीब है और एक एवरेज वुमेन जिसका वेट जो है वो 50 केजी है, यानी होना चाहिए इतना, तो उसके हिसाब से उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेडेंट्री वर्कर्स कौन होते हैं, मॉडरेट वर्कर कौन होता है और हैवी वर्कर कौन होता है। सेडेंट्री वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि ज़्यादातर बैठने का काम करते हैं और उनका जो कैलोरी इनटेक है वो थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली मॉडरेट वर्कर के और हैवी वर्कर के। तो जो मॉडरेट वर्कर हैं उनका थोड़ा बैठना होता है, लेकिन साथ में उनके हाथ और पैर की एक्टिविटी भी होती है। जो हैवी वर्कर्स होते हैं उनका पूरी बॉडी की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सेडेंट्री वर्कर्स वो हो गए जो डेस्क जॉब करते हैं, मॉडरेट वर्कर्स वो हो गए जो इधर से उधर यानी एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने का काम करते हैं, हैवी वर्कर्स वो हो गए जो कि मजदूर होते हैं। अगर हम लेडीज़ के बारे में बात करें तो सेडेंट्री वर्कर्स वो हो गई जो कि जैसे टीचिंग जॉब्स में हैं या क्लरिकल जॉब्स में हैं। मॉडरेट वर्कर्स वो हो गए जो कि मॉडरेट वर्कर्स वो हो गए जो कि अपने हाथ पैर यानी अपने घर का भी काम कर रहे हैं, प्लस वो सेडेंट्री जॉब्स में भी हैं। हैवी वर्कर्स वो हो गए जो कि सारा अपना काम करते हैं, यानी पूरा आपके घर के जितने भी हाउस होल्ड वर्क्स हैं उनको करते हैं, उनके पास कोई हेल्पर नहीं है। तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं हमारी न्यूट्रिएंट इनटेक को अफेक्ट करती हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि हर चीज़ में जैसे प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो मैन की है वो 60 ग्राम्स है पर डे, वहीं विमेन की जो है वो 50 ग्राम्स पर डे है। ऐसे ही हर एक न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो डेली चेंज होती है। अब इसमें आप ये देखिए कि जो सेडेंट्री वर्कर्स, मॉडरेट वर्कर्स और हैवी वर्कर्स हैं उनमें कैलोरी इनटेक्स में तो फ़र्क है, लेकिन बाकी के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स में इतना फ़र्क नहीं है। उसका कारण ये है कि हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए ताकि हम ज़्यादा काम कर सकें। तो जो जितना कम काम करेगा उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी ही कम होगी। अब ये टेबल को देखिए आप, इसमें जो है बच्चों की कैटेगरीज के बारे में आपको दिखाया गया है। जैसे हमने ग्रुप किया है 1 से 3 साल, 4 से 6 साल, 7 से 9 साल, 10 से 12, बॉयज़ गर्ल को फिर हमने उसको डिवाइड किया है, उसके बाद 13 से 15 और 16 से 18। तो हम ये देख रहे हैं कि कैलोरी इनटेक जो है वो 1 से 3 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आप देखिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी हर एज ग्रुप के लिए अलग है, कैल्शियम रिक्वायरमेंट भी हर एज ग्रुप के लिए अलग है। सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम है वो 10 से 12 साल और 13 से 15 साल के बीच में दिया जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पर ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही होती है, बोन कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, जिसके लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और ये जो है एडल्ट रिक्वायरमेंट से काफ़ी अलग है। उसका रीज़न ये है कि जो एडल्ट रिक्वायरमेंट है यानी जो एडल्ट काम करते हैं, जो उनकी बॉडीली फंक्शंस हैं वो एंटायरली डिफरेंट हैं बच्चों के फंक्शन से, क्योंकि बच्चे जो है फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे होते हैं, ज़्यादा खेलते हैं, उनकी बॉडी में ग्रोथ डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा होता है, इसीलिए उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एडल्ट से ज़्यादा होती हैं। अब जब एडल्ट्स होते हैं वहाँ मेंटेनेंस का काम ज़्यादा है, उतना ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक बगल में चार्ट दिया गया है जिसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाए गए हैं जो डाइट के होते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में। अब देखिए जैसे इसमें ये है, ग्रोथ और अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स को रीच करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क और एनर्जी रिच फूड की ज़रूरत होती है जब हम छोटे होते हैं। वैसे ही ग्रोथ, डेवलपमेंट और इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हमें एनर्जी रिच फूड चाहिए, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड दोनों ही चाहिए होते हैं। तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी डाइट में और टॉडलर्स की डाइट में या अर्ली चाइल्डहुड की डाइट में फ़र्क होता है। जो बच्चे हैं उनके लिए हम ज़्यादातर शुगर या फैट से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि आप चाहे सेरेलैक ले लीजिए और चाहे आप एप्पल को जब हम स्ट्यू करते हैं वो ले लीजिए,
वैसे ही जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो हम उनके टेस्ट में सॉल्ट और शुगर दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं, जबकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी डाइट में मिल्क और शुगर्स ज़्यादा होते हैं। वैसे ही जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, क्योंकि वो मैच्योरेशन की एज में होते हैं, बोन डेवलपमेंट हो रहा होता है, ग्रोथ स्पर्ट हो रहा होता है, उस टाइम पर उन्हें बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए हमें जो है एडिक्वेट डाइट चाहिए, ताकि हम जो हैं अपने बॉडीली फंक्शंस को सही तरीके से कर पाएँ। जब धीरे धीरे करके हमारी एज हो जाती है, उस टाइम पर हम लोग जो है न्यूट्रिशनली डेंस फूड कम लेते हैं, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और हमारे जो बॉडीली फंक्शंस हैं वो थोड़ा थोड़ा वीक होने लगते हैं। तो जैसी भी आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, उसके हिसाब से आपकी डाइट जो है वो डिफर करेगी। मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके कैल्शियम इनटेक ज़्यादा होगा, उसकी डाइट में फॉलिक एसिड ज़्यादा होगा, उसकी डाइट में विटामिन बी ग्रुप्स ज़्यादा होगा। वहीं एक नॉर्मल लेडी जो है उसके में उतना नहीं होगा, तो थोड़ा जो है कैलोरीज या थोड़े ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। और कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप बीमार पड़ते हैं उस टाइम पर भी आपको अलग रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उस टाइम पर उसके सॉल्ट इनटेक कम कर दिए जाएंगे। अगर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है तो उस टाइम पर आपको फैटी फूड कम दिया जाएगा और आपका पोर्शन साइज कंट्रोल किया जाएगा। डायबिटीज़ में भी बेसिकली आपका पोर्शन साइज कंट्रोल किया जाता है, ताकि आपको प्रॉपर पूरे टाइम पर आपका जो है वो शुगर लेवल जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल रहे, कहीं एकदम से स्पर्ट ना हो जाए। फीवर के टाइम पर आपको लाइट फूड दिया जाता है और जो आपके लिए इजीली डाइजेस्ट हो सके। जो एथनिसिटी है वो भी इफ़ेक्ट करती है आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स पे, क्योंकि जो आपका बॉडी है, आपका हाइट वेट भी जो है वो एथनिसिटी से डिपेंड करता है या इफेक्ट करता है। एथनिसिटी का अर्थ है कि आप कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप। तो जैसे अमेरिकन मैन का जो डाइटरी इनटेक होगा वो टोटली डिफरेंट होगा एक इंडियन मैन से। सिलेक्शन ऑफ फूड, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी पूरी डाइट को या आपके मील की प्लानिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम फूड सिलेक्शन सही तरीके से नहीं करेंगे तो बैलेंस डाइट नहीं हो सकती या बैलेंस मील जो है वो प्रिपेयर नहीं हो सकता। अब इसमें जो है कुछ फूड ग्रुप्स होते हैं जो कि आपको प्रॉपर, जिसमें से आपको चूज़ करना पड़ता है, जो आपकी कैलोरीज को, जो आपके प्रोटीन को, मिनरल्स को, विटामिन की रिक्वायरमेंट को आपको सही तरीके से प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको सीजनल फूड भी डालने चाहिए, जो लोकली फूड अवेलेबल हैं उन्हें भी देखना चाहिए। मनी फैक्टर्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप किस ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हैं। अगर हाई इनकम ग्रुप है तो उसके हिसाब से आप उसे कोई भी दे सकते हैं फूड आइटम जो कि महंगा हो या सस्ता हो। लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए मील प्लान कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको कॉस्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अलग अलग उसमें पाए जाते हैं, अलग फूड आइटम्स में पाए जाते हैं। अब जैसे कि जो मीट में है वो भी प्रोटीन है और जो ग्राउंड नट्स में है वो भी प्रोटीन है। लेकिन अगर आप हाई इनकम फैमिली के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप उसे मीट रिकमेंड कर सकते हैं, आप उसे टोफू रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कर रहे हैं तो आप वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम ग्राउंड नट्स हो गए या सोयाबीन हो गया, जो कि सस्ता एक रिप्लेसमेंट है महंगे आइटम्स का, उसको हम रिकमेंड कर सकते हैं। तो जो जैसे सीजनल फूड्स होते हैं वो सस्ते होते हैं इन कंपैरिजन टू उनके जो कि नॉन सीजनल फूड हैं। जैसे कि आम जो है गर्मियों के सीजन में इजीली अवेलेबल होता है और सस्ता होता है, लेकिन वही आम अगर आप जाड़ों में खरीदना चाहेंगे तो उसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। प्लस जो सीजनल फूड होते हैं वो सीजन के हिसाब से उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। जैसे गर्मियों के सीजन में अगर आप देखते हैं तो वाटरमेलन, कुकम्बर और मस्क मेलन, इस तरह के फ्रूट्स ज़्यादा आते हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और गर्मियों में हमें ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है।
मील प्लानिंग, जब हम मील प्लान करते हैं तो वो डेली मेन्यूज हम लोग तैयार करते हैं, यानी सुबह की मील से लेकर रात के डिनर तक का, यानी ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ती है कि जो हम मील प्लान कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर मील भी बैलेंस्ड हो, प्लस सुबह से लेकर रात तक का मील भी बैलेंस्ड हो। यानी हर फूड ग्रुप में से हमें जो है मील आइटम्स चूज करने हैं। किन बातों को ध्यान में रखें? एज को ध्यान में रखें, जेंडर को ध्यान में रखें, उनके न्यूट्रिशनल बेसिकली रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखें। तो जो भी फूड आइटम्स हैं वो हर ग्रुप से होने चाहिए, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स होना चाहिए। अगर आपको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है तो आप दही मठा ले सकते हैं। अगर आप जैसे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स में से जो बेसिकली आपको पसंद है उनमें से निकालें, ताकि जो खाना है वो जो है प्रॉपर सेटाइटी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर सके। तो ग्रीन वेजिटेबल्स में हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई उसकी सब्जी नहीं लेता तो आप स्पिनच कॉर्न सैंडविच बना सकते हैं। जब भी हम मील प्लान करें उसमें ये बहुत ज़रूरी है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फूड, यानी जिस एरिया में या जो भी रिलीजन या फिर आप कल्चर को बिलोंग करते हैं वहाँ पर वो फूड एक्सेप्टेबल, यानी आप उसे खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए आप नॉन वेज आइटम्स रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए आपको रिप्लेसमेंट आइटम्स बताने पड़ेंगे। उनको आप नॉन वेजिटेरियन आइटम्स नहीं रिकमेंड कर सकते। तो जैसे प्रोटीन के लिए आप नॉन वेज में आपके पास एग्स हैं, मीट है, वहीं आप प्रोटीन में पल्सेस हैं, होल पल्सेस हैं, सोयाबीन है स्पेशली, वहाँ पे ग्राउंडनट्स हैं, तो आप चिकपी है या फिर बेसन है, इस तरह के आइटम्स आप रिकमेंड कर सकते हैं। जहाँ पर जो फूड अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको रिकमेंडेशन देनी पड़ती है। फूड कॉस्ट और इकोनॉमी दोनों ही चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जब आप मील प्लान करते हैं। मील कैसे प्रिपेयर किए जाएं ताकि जो उनके न्यूट्रिएंट कंटेंट्स हैं वो कम से कम लॉस हो। हमें इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ये है कि जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम दाल चावल एक साथ मिक्स करके बनाते हैं तो उसका न्यूट्रिटिव कंटेंट बढ़ जाता है। होता क्या है कि दालों में कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम होते हैं और कुछ चावल में ज़्यादा होते हैं। तो जब वो दोनों कंबाइन करके आप बनाते हैं तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं। तो जब हम खाते हैं तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी, यानी आप प्रॉपर तरीके से उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, प्लस उसका न्यूट्रिटिव कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है, जिसके बारे में हम आगे भी क्लास में बात करेंगे जब हम फूड ग्रुप्स पढ़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये है जो कुकिंग मेथड्स हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं उनके हिसाब से भी न्यूट्रिएंट लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि ओवर कुकिंग से न्यूट्रिएंट लॉस होता है। जब आप सब्जियों को काट कर धोते हैं उस टाइम पर भी न्यूट्रिएंट लॉस ज़्यादा होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब कभी भी खाना बनाते हैं उस टाइम पर हमें एक तो जैसे दालें हैं उनको भिगोकर तब बनाना चाहिए, उससे कुकिंग टाइम जो है वो उनका कम हो जाएगा, उनका न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ जाएगा। आप सैलेड में स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें स्प्राउट्स का न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सिंपल दालों के। वहीं आप सब्जियों को पहले अच्छे से धो लीजिए, फिर उसके बाद उनको छीलिए और फिर उन्हें काटिए, ना कि आप पहले उन्हें छील लेते हैं, काट लेते हैं और फिर उसके बाद धोकर भिगो देते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। जो अच्छा मेन्यू होता है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, प्लस ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू देता है, क्योंकि सेटाइटी वैल्यू उसकी बढ़ जाती है, हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होता है। इसीलिए हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ जो मील्स रखा जाए, यानी एक टाइम का जो आपका खाना है वो ऐसा होना चाहिए कि जो कि आपकी
आंखों को यानी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए भी हो, प्लस आपके फिजियोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को भी वो पूरा कर सके। जब आप मील सर्व करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ पर भी आप मील सर्व करें वो साफ़ सुथरी जगह हो और कंफर्टेबल हो, जहाँ पर आराम से बैठकर खाना खाया जा सके, क्योंकि अच्छा खाना और अच्छी तरीके से सर्व किया गया खाना हमेशा आपके पेट को ज़्यादा अच्छी तरीके से भरता है, क्योंकि वहाँ पर आपका साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होता है और आपका फिजियोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा होता है। खाना कभी भी बहुत जल्दी में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि आपने कितना खा लिया है और आप ज़्यादा ओवर ईटिंग कर सकते हैं। वहीं टीवी देखते टाइम भी यानी आपकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप टीवी देखते देखते भी खाना खा लेते हैं, आप सही से उसे च्यू नहीं करते, जिससे बाद में डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, और प्लस आप जो है बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो इसीलिए ओवर ईटिंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत आराम से खाना खाएं। तो आज हमने अपनी बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि बैलेंस्ड मील एक तो पहला कैसा होना चाहिए और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं और उसकी अवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं। तो इसको फर्दर पढ़ने के लिए हम अगली क्लास में जानेंगे फूड ग्रुप्स क्या होते हैं और वो कौन कौन सी चीज़ों में ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं उनके, और किस तरीके से वो हमारी बॉडी पे असर डालते हैं। तो आज के लिए आपके फॉलो अप क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि रिकॉल करना है कि आपने 3 दिन कौन सी चीज़ें खाई हैं और उसकी लिस्ट बनाइए। सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के सोते टाइम तक आपने क्या क्या खाया है वो सारे मील्स करिए नोट डाउन। जैसे कि आपका ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद आपने अगर मिड टाइम स्नैक्स लिया है कोई तो वो लिखिए, फिर अपना लंच लिखिए, फिर आप टी टाइम पे आपने क्या लिया वो लिखिए, आपने डिनर में क्या लिया वो लिखिए, और अगर आप बेड टाइम में कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो लिखिए। यानी इन टोटल अपने 6 मील्स जो हैं आपको 3 दिन के रिकॉल करने हैं। ये मील्स जब आप रिकॉल करेंगे तो जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने कौन कौन से फूड ग्रुप्स इन्वॉल्व किए अपने डाइट में और कौन से फूड ग्रुप्स आपकी डाइट से मिसिंग थे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम एंड एफर्ट। अपना काम करके आप सबमिट करें क्लास के टाइम के एटलीस्ट आप हाफ एन आवर लीजिए और उसके बाद आप इसे सबमिट करिएगा। थैंक यू सो मच।